नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार। आप लोग को आज हम बताएँगे डिफिब्रिलेटर मशीन के बारे में। डिफिब्रिलेटर मशीन क्या होता है? तो एक्चुअली डिफिब्रिलेटर मशीन जो होता है वो एक मेडिकल डिवाइस होता है, जो डिलीवर करता है कंट्रोल्ड वे में इलेक्ट्रिकल शॉक टू द हार्ट टू ट्रीट द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन लाइक एब्नॉर्मल हार्ट रिदम सच एज़ द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। स्टार्ट में क्या क्या स्टार्ट है। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक बोर्ड बोर्ड कनेक्ट कर देना है वेंटिलेटर डिफिब्रिलेटर मशीन से। ये है बोर्ड। दूसरा है ये हमारा ईसीजी पैड होता ही है, यहाँ कनेक्ट करना पड़ता है। यदि ईसीजी पैड नहीं है तो ईसीजी लीड भी हम इसे लगा लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है ईसीजी लीड। तो ये ईसीजी लीड हम कनेक्ट कर देते हैं यदि जो पेशेंट को रिदम चेक करने के लिए। यदि ईसीजी लीड हम कनेक्ट कर देंगे तो इस मॉनिटर में हमें रिदम दिखाएगा, जो अभी हम एक लाइव वीडियो दिखाएंगे आपको पेशेंट को दिखा के। आप है उनको दिखाएंगे आपको करके। दूसरा चीज़ है इसको ये हैंडल होता है, एक पैड हो गया। अरे स्लो कर दो यार। ये पैड हो गई, शॉक देने के लिए पैड हम लोग यूज करते हैं। इस पैड में भी बटन होते हैं। ये चार्ज के लिए ये येलो वाला बटन चार्जिंग के लिए होता है, और ये शॉक देने के लिए। और एक मैनुअल भी होता है, तो मैनुअली हम आपको दिखा देते हैं। मैनुअली आपको दिखाते हैं हम शॉक इलेक्ट्रिक करंट जो होता है कितना जूल देना है वो कैसे। तो अभी जो हमारा डिफिब्रिलेटर मशीन है ये हमारा बंद है, ऑफ है। यदि हमें ऑन करना पड़ता है तो ये इधर से दिख रहे होंगे, आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा होगा 1 2 करके इस तरीके से 100 110। तो हमें इधर घुमाना, दैट मीन्स यदि तो हमें जूल कितना जूल सेलेक्ट करना है। इस साइड पॉइंट होती है, ये आपको डिसाइड करना होता है कि किधर कितना जूल आपने स्टार्ट किया। तो जैसे अभी करंट में हमने 150 जूल दिखा रहा है, या 100 जूल, अभी 150 जूल दिखा रहा है। दैट मीन्स अभी 150 जूल हमने फिक्स कर दिया है। दूसरा चीज़, यदि हमने ये अब दो नंबर दिखाएंगे तो यहाँ मतलब होता है चार्जिंग करना। यदि हम अभी ये चार्ज कर दिए, दैट मीन्स अब देखो ये हमारा डिस्प्ले जो दिखा रहा है कि 150 जूल हमने चार्ज कर लिया है। अब यदि किसी पेशेंट को शॉक देनी है तो ये तो ये पैड है, पैड को हम एंटीरोलेटरल लगा देंगे तो ये हम शॉक इससे भी डिलीवर कर सकते हैं। ये दोनों शॉक करके एंटीरो डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम शॉक पेशेंट को किसी को भी देना होता है हमको, तो हमें एंटीरोलेटरल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये तब यदि हम किसी को अनसिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन कर रहे हैं तो। किस किस कंडीशन में डिफिब्रिलेटर मशीन यूज करते हैं? मेनली यदि कोई पेशेंट हमारा कार्डियक अरेस्ट में चला गया है, जिसका हमें पल्स बीपी नहीं मिल रही है, तो उस कंडीशन में हम डिफिब्रिलेशन करेंगे। लेकिन कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसमें पल्स तो मिल रही है और फिर भी ईसीजी लीड में हमें एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, लेकिन पेशेंट अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब होता है जिसका बीपी डाउन लोअर साइड में हो, बीपी लोअर साइड में हो, ड्राउजी हो, या फिर मतलब मेंटली ड्राउजी हो उनमें, तो ऐसे केस में भी हम डिफिब्रिलेटर का यूज करते हैं। ध्यान रहे, एसीएलएस की गाइडलाइन के थ्रू जो हम एसीएलएस के थ्रू शॉक देते हैं, उसमें पल्स नहीं मिलता है तो तब हम सीपीआर देते हैं और साथ में शॉक देते हैं। शॉकेबल रिदम, जैसे आपको हम कोड ब्लू में एक वीडियो में बना के बताया था कि किस कंडीशन में हमें डिफिब्रिलेशन यूज करते हैं, लाइक पल्सलेस वीटी, दैट मीन्स पल्स नहीं मिल रहा है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो, इस कंडीशन में शॉकेबल रिदम होता है। यदि शॉकेबल रिदम में हमें शॉक डिलीवर करना चाहिए, साथ में सीपीआर इमीडिएटली स्टार्ट कर देना। शॉक दो, सीपीआर दो। तो उसके लिए हमें क्या करता है, सबसे पहले हमें कितना इलेक्ट्रिक जूल सेलेक्ट करना होता है, इसको इलेक्ट्रिकल जूल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि 100 150 हम सेलेक्ट कर लेंगे। साथ साथ में हमें इलेक्ट्रिक करंट सेलेक्ट करने के बाद शॉक कितना जूल देना होगा, हमने शॉक को चार्जिंग कर लेते हैं। शॉक चार्ज हो जाती है हमारी 150। यदि हमारी 150 चार्ज हो गई तो हमें एंटीरो लेटरल पोजीशन पे एक शॉक हम हाथ में भी डिलीवर कर सकते हैं। ये डिलीवर कर देंगे और तुरंत इमीडिएटली ऑन द स्पॉट पेशेंट को सीपीआर देंगे। तो ये तो हमारी होती है डिफिब्रिलेशन। ठीक है, तो यही हमारा सिस्टम होती है। और यदि कोई पेशेंट रिवाइव कर गया सीपीआर के थ्रू तो ठीक है, अदरवाइज हम फिर से सीपीआर देंगे और फिर से शॉक देंगे, सेम जूल या फिर उससे ज्यादा 200 भी जूल, उससे ज्यादा हम 200 भी जूल दे सकते हैं।
तो उसका डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन, हम कितनी बार कितनी बार सीपीआर देंगे और जूल देंगे। दूसरी चीजें हैं, एक होती है डिफिब्रिलेशन, दूसरी होती है कार्डियोवर्जन। अब कार्डियोवर्जन के बारे में बताएंगे हम। कार्डियोवर्जन मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होती है इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, दूसरी होती है फार्माकोलॉजिकल या फिर केमिकल कार्डियोवर्जन। केमिकल नहीं, फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन हम तब देते हैं जब कोई पेशेंट स्टेबल हो, लेकिन टेकीकार्डिया इन द सेंस एट्रियल फिब्रिलेशन हो, एट्रियल फ्लटर हो, या सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो, या फिर मोनोमार्फिक वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो, ये इंडिकेशन होता है कार्डियोवर्जन का। यदि ये पेशेंट स्टेबल है, स्टेबल मतलब बीपी मोर देन 100, यदि सिस्टोलिक बीपी की बात करें तो मोर देन 100 ऊपर हो, मीन हमारा मोर देन 65 हो, और पल्स हमारा मिल रहा है, लेकिन ईसीजी लीड में हमको ये एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, एसवीटी या फिर मोनोमार्फिक वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया मिल रहा है, तो हमें केमिकल कार्डियोवर्जन करते हैं। केमिकल कार्डियोवर्जन में मेनली हम जैसे कि एंटी एरिथमिक ड्रग देते हैं, जैसे इम्यूड्रान हो गया, एडिनोसिन्स हो गया, या फिर हमारा लिग्नोकिन, ये सब हमारा, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गई। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे हम रेट कंट्रोल करना है, रिदम कंट्रोल करना है, उसके बेसिस पे हमें केमिकल कार्डियोवर्जन देते हैं। लेकिन दूसरा पेशेंट सेम कंडीशन में लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया या फिर मोनोमार्फिक वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, यदि ऐसे कंडीशन में आया है और पेशेंट अनस्टेबल है, पल्स तो मिल रहा है लेकिन पेशेंट अनस्टेबल है, तो यहाँ पे आपको केमिकल कार्डियोवर्जन ना देके आपको इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन देना होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन कैसे देना पड़ता है, तो आपको हम अब दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन कैसे देना पड़ता है। जैसे हमारे पास एक हमारे स्टाफ ही है, हमने ईसीजी कनेक्ट कर दिया पेशेंट को, हमने ईसीजी जब कनेक्ट कर दिया तो अभी ये नॉर्मल ईसीजी चल रही है, इस अभी तो मान लीजिए इनका ब्रेडिकार्डिया नॉर्मल थी। यदि ये पेशेंट हमारे एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर में आए होते या फिर सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में आए होते और अनस्टेबल होते, तो हमें कार्डियोवर्जन देने के लिए यहाँ सिंक्रोनाइज बटन है। ठीक है, सबसे पहले हमें सिंक्रोनाइज बटन ऑन करना होता है। सिंक्रोनाइज बटन जैसे ही ऑन कर देंगे, ठीक है, सिंक्रोनाइज बटन को जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ आर वेव दिखेगा, ये आर वेव। हम सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन में हम तभी शॉक देंगे, हमेशा आर वेव पे देते हैं। ठीक है, यदि हम टी वेव पे दे देंगे तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने का चांस है, जो कार्डियक एरिथमिया और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। लेकिन इसमें देखिए हर यह आर वेव दिख रहा होगा, ये आर वेव है, आर वेव है, आर वेव है। तो इस कंडीशन जब हमेशा हम कार्डियक, अब सिंक्रोनाइज हमने ऑन कर दिया, अब फिर क्या करेंगे, हमने चार्ज करेंगे। चार्ज हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं येलो वाले बटन से, और चार्ज हम इस वाले से भी बटन से चार्ज करते हैं। नॉर्मली एट्रियल फ्लटर में हम जो जूल सिलेक्ट करते हैं, एनर्जी सिलेक्ट करते हैं, वो 50 टू 100 जूल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यदि हमें फ्लटर रहा तो 50 टू 100 इनमें से कोई भी, यदि एट्रियल फिब्रिलेशन है, सॉरी एट्रियल फ्लटर है, तो 50 से 100 जूल हम करंट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम क्या नाम है रिचार्ज करेंगे, आई मीन चार्ज करेंगे, उसके बाद हम शॉक देंगे। लेकिन सिंक्रोनाइज शॉक में ये खास बात ध्यान रखना है कि उसको लगा के, एक एंटीरियर और लेटरल में उसको लगा के रखे रहना होता है। शॉक देके थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए रखे, होल्ड करके रखना, शॉक देते वक्त होल्ड करके रखे रहता है। यहाँ पे सीपीआर नहीं करना रहता है, एक ही ध्यान देना है। क्यों सीपीआर नहीं करना होता है, क्योंकि यहाँ पे पल्स ऑलरेडी है। नॉर्मली जब हमारा पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो गया या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, तो वैसे कंडीशन हम डिफिब्रिलेट करते हैं और डिफिब्रिलेटर शॉक देने के तुरंत इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हमें किसी पेशेंट को सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन देना है, सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन देना है, तो जस्ट हम शॉक देंगे और जस्ट फिर वेट करेंगे, असेस करेंगे, ईसीजी को असेस करेंगे। ठीक है, सेम यदि ये तो हमने एट्रियल फ्लटर का बताया कि आपको 50 से 100 जूल देना हो गया, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन यदि हो गई या फिर एसबीटी होगी, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया केसेस में, तो ऐसे केसेस में हमें 120 से लेकर 200 जूल तक हम शॉक दे सकते हैं, और जरूरत पड़ेगा तो मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल शॉक सिंक्रोनाइज वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कभी कभी एक सवाल आ जाती है आप लोगों में कि यदि सर किसी ने पेस मेकर लगा हुआ है, कोई पेशेंट को पेस मेकर लगा हुआ है और वो पेशेंट कोलैप्स हो रहा है, तो वो पेशेंट सीपीआर दे रहे हैं, तो सेम ही कंडीशन होता है, एक्सेप्ट एक चीज होता है, जो पैड हम लगाते हैं वो अलग लगाते हैं, मतलब 6 से 7 सेंटीमीटर थोड़ा दूर पैड लगाते हैं, या फिर इंटीरियर पोस्टीरियर शॉक फिर हम करंट देते हैं।
यदि पेसमेकर लगा हुआ है तो किसी पेशेंट में, सेम यदि हम जैसे पेशेंट स्टेबल पेशेंट है और एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर ये सब आ रहा है, तो हमें कोई शॉक वॉक नहीं देना है। स्टेबल पेशेंट में हम केमिकल कार्डियोवर्जन यूज करेंगे। यदि एट्रियल फिब्रिलेशन है तो इम्यूड्रॉन देते हैं, सुप्रावेंट्रल टैकीकार्डिया है तो एडिनोसिन देते हैं। तो ये सब चीजें और डिपेंड करता है किस किस कंडीशन में देना होता है। लेकिन पेशेंट यदि अनस्टेबल है तो उस कंडीशन हमें कार्डियोवर्जन देना है, कार्डियोवर्जन देना है, ध्यान देना। कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिफिब्रिलेशन किसी भी वेव में हम दे सकते हैं, चाहे पी वेव, क्यू आर वेव, क्यू आर एस कम्प्लेक्स, कोई भी वेव हो उसमें, क्योंकि उस कंडीशन में हमारा शॉकेबल रिदम मतलब बताई दिया आपको, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसमें पल्स नहीं है, पल्स तो मिल ही नहीं रही आपको, ना रेडियल पल्स मिल रही, ना कैरोटिड पल्स मिल, कहीं भी पल्स नहीं मिल रही है। तो हमें सीपीआर इसीलिए देना पड़ रहा है, कार्डियोपल्मोनरी रिsuscitation करना पड़ रहा है, ताकि पल्स आए और साथ में शॉक दे रहे हैं ताकि एनर्जी आए। लेकिन एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन और एसबीटी, ये सब जो 4 कंडीशन इंडिकेशन बताया आपको, उस चीज में सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन देना होता है। किसमें सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन नहीं देते हैं? सेम उल्टा वही वाला, पल्सलेस, यदि यहाँ पल्सलेस है, पल्सलेस बीटी, पल्सलेस फिब्रिलेशन है, तो वहां पर हम सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन नहीं देंगे, सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, बल्कि नॉर्मल डिफिब्रिलेशन करेंगे। समझ गए? कोई और डाउट? ऑन किया? एक चीज और है, अभी आपने इस ध्यान से इस मॉनिटर को डिफिब्रिलेटर मशीन को देखेंगे, इसमें 2 चीजें हैं। ये लिखा है एईडी, एईडी मतलब होता है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर, इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक। यदि कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में गया, शॉक में गया, कार्डियक अरेस्ट में गया है, तो डायरेक्ट हम ईसीजी लीड कनेक्ट कर देंगे, हमारा मशीन खुद ही बता देगा कि शॉकेबल रिदम है कि नहीं शॉकेबल रिदम है। यदि शॉकेबल रिदम है तो हमें बस इलेक्ट्रिक सिलेक्ट मतलब करंट सिलेक्ट करके सिलेक्ट दे देना है, मतलब करंट दे देना है। ये एईडी हम उसके लिए यूज करते हैं जो नॉन मेडिको लोग होते हैं, क्योंकि हमारा पेशेंट कार्डियक अरेस्ट कहीं भी हो सकता है ना, अस्पताल में हो सकता है, हॉस्टल क्या नाम है, एयरपोर्ट पे हो सकता है, रोड पे हो सकता है, कहीं भी हमारा पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। यदि पेशेंट कोई कार्डियक अरेस्ट में गया, कोलैप्स हो गया, इसका पल्स नहीं मिल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में सीपीआर तो स्टार्ट कर देते हैं, तो एईडी मशीन हम तुरंत लाते हैं और एईडी मशीन लाके हम तुरंत पैड चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद मशीन हमारा खुद ऑटोमेटिक बता देगा इसको शॉक देनी है या नहीं देनी है। इसी बोले हैं एईडी, ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर, इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर मशीन। तो यही चीज है, ये नॉन मेडिको के लिए बोल सकते हैं, या फिर जो डॉक्टर्स नहीं है, अब मेडिको है लेकिन वो शॉकेबल रिदम, नॉन शॉकेबल रिदम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है कि नहीं है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है कि नहीं है, या फिर ये सिस्टोल वगैरह या फिर पल्सेस इलेक्ट्रोड, उनको इतना आइडिया ना हो, तो ये हम एईडी लगा देते हैं ताकि तुरंत पेशेंट को बचा जाए उस शॉक देने के लिए। जब वहां शॉक देके वो वापस लेके सीपीआर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये होता है नॉन मेडिको या फिर डॉक्टर, नॉन डॉक्टर के लिए। लेकिन ये वाला जितने हैं ये मैनुअली डिफिब्रिलेशन मशीन है। ये मैनुअली मतलब हमें सिलेक्ट करना है, हमें देना है, सिलेक्ट करना कितना जूल देना होता है, कितने जूल इलेक्ट्रिक शॉक देनी है। ठीक है, तो आपके जैसे कि हमने बता दिया एएफ, यदि कोई एट्रियल फ्लटर में है तो 50 से 100, फिब्रिलेशन में या फिर तो डिपेंड करता है इस टाइप के। तो खैर होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।